हाय एवरीवन, सॉल्यूशंस कर रहे थे हम लोग। थियोरेटिकली चैप्टर जो है समाप्त हो चुका था। जिस तरह से सॉलिड स्टेट में प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया था हमने, वैसे ही इस चैप्टर के लिए भी प्रैक्टिस सेट बना हुआ है। और प्रैक्टिस सेट में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसका डायरेक्ट आंसर है, जो काफ़ी आसान है, आप खुद से कर सकते हो। लेकिन कुछ प्रश्न वैसे भी हैं जिनको बतलाना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चंस हैं वे बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल के हैं। मतलब कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चंस है वे, तो उन क्वेश्चंस को डील करना ही होगा। और यदि अच्छे से ऐसे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करते हो तो काफ़ी आसान हो जाएगा आगे का कोई भी एग्जामिनेशन के लिए। तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो इसमें काफ़ी आसान सा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। पहला क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान भी है लेकिन आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ऑप्शन में है मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, वेट परसेंटेज और डी में है मोलैलिटी। ये तो काफ़ी आसान सा प्रश्न हुआ। टेम्परेचर पे कौन डिपेंड करता है? तो टेम्परेचर पे वही डिपेंड करेगा जिसमें वॉल्यूम का टर्म इन्वॉल्व हो। और वॉल्यूम का टर्म किस में इन्वॉल्व होता था? मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम परसेंटेज, ये तीन चीज़ों में। तो ये जो तीन हुए, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम परसेंटेज, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे। टेम्परेचर के साथ ये वैरी करेंगे। और इसके अलावे जो बच गए, जैसे मोल फ्रैक्शन है, मास परसेंटेज है, मोलैलिटी है, ये सभी कोई भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं। काफ़ी आसान सा। यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि कौन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। एग्जाम में इसी को उल्टा करके पूछ सकता है कि कौन टेम्परेचर का इंडिपेंडेंट होगा, डिपेंड नहीं करेगा। तो बस डिपेंड करने वाले में आप याद रखो ये तीन, इसके अलावे जो बच गए वे डिपेंड नहीं करेंगे इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि न्यूमेरिकल टाइप है। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन of the solute in a 1 molar aqueous solution? ऐसा। What is the mole fraction of the solute in a 1 molar aqueous solution? This is 1 मोलल। इसका मतलब हुआ कि जो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन है वह दिया हुआ है 1 मोल पर केजी। और इसका मतलब क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वह हो गया 1 मोल। और जो मास ऑफ सॉल्वेंट है, तो चूँकि लिखा हुआ है एक्वस सॉल्यूशन, तो एक्वस सॉल्यूशन मतलब कि सॉल्वेंट क्या होना है? वाटर होना है। तो इसके लिए दिया हुआ है 1 kg। ये इसी को ग्राम में करेंगे तो 1000 ग्राम। मोल फ्रैक्शन निकालना है ना। मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला होता है कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल। तो निकालना तो सॉल्यूट का है तो उसका नंबर ऑफ मोल पता है, लेकिन सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल पता नहीं है।
इसका मास पता है 1000 ग्राम, मोलर मास वाटर का हम लोग जानते ही हैं 18 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से इसका नंबर ऑफ मोल निकाल लो H2O का। फॉर्मूला गिवेन मास बाई मोलर मास, तो गिवेन मास हो गया 1000 ग्राम, मोलर मास है 18 ग्राम पर मोल, ख़त्म हो जाएगा तो ये आ जाएगा 55.55 मोल। अब यहाँ से निकाल दो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। फार्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट वाटर। इसका 1 मोल ये 1 प्लस 55.55, सो 1/55.55। सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दोगे तो ये हो जाएगा 100 पॉइंट हट करके ये हो जाएगा 5655। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद ऑब्वियसली बहुत छोटा सा क्वांटिटी आना है, .0177 जो कि ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है क्वेश्चन उसमें। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन जो निकालना था ना वो तो ठीक है, लेकिन हम लोग को फाइंड आउट क्या करना था, क्वेश्चन से क्या समझना था, वह था 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन वाली बात, कि उस 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या हो रहा है और वहाँ से आप क्या फाइंड आउट करोगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो देखना था बस। तो ऐसे कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो वही फंक्शन है कि क्या निकालना है, और जो भी निकालना है उसके फार्मूला पे जाओ और देखो कि फार्मूला में क्या चाहिए, जो चाहिए। यदि वह क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ है तो ठीक, और नहीं तो इनडायरेक्टली भी तुमको फाइंड आउट तो करना ही होगा पहले। तो इस तरह से क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 3, वह है 25 ml ऑफ 3 मोलर HNO3 is mixed with 75 ml of 4 molar HCl. So the molarity of resulting solution इज, और 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 2.75 मोलर, 1.65 मोलर, 3.75 मोलर और 2.05 मोलर। ऐसा थ्योरी में पढ़े हम लोग ऐसे टॉपिक्स को, कि 2 डिफरेंट सॉल्यूशंस हों, अलग अलग उनका मोलैरिटी हो, वॉल्यूम हो, और उनको आपस में मिला करके एक सॉल्यूशन तैयार किया जाए, तो उस रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मोलैरिटी क्या होगा। तो देखो, एक सॉल्यूशन है HNO3 का, दूसरा सॉल्यूशन है HCl का। इसके लिए मोलैरिटी M1 मान लो 3 मोल पर लीटर, वॉल्यूम V1 मान लो 25 ml। इसको चाहो तो लीटर में चेंज कर सकते हो, तो 25 ml को 1000 से डिवाइड कर दो तो लीटर में आ जाएगा। ठीक है, इसको इतना ही रहने दो। सेम वे में यहाँ M1 बराबर दिया हुआ है 4 मोल पर लीटर,
सॉरी M2 मान लो, ये V2 हो गया 75 ml, और इसको सॉल्व करोगे तो 75 1000 से डिवाइड करके लीटर में कर दो। अब बोला ये दोनों को मिला करके एक सॉल्यूशन बनाया गया है HNO3 प्लस HCl का। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो तो जाहिर सी बात है कि दोनों के वॉल्यूम के समेशन के बराबर होगा V1 प्लस V2, लेकिन मोलैरिटी क्या होगा, रिजल्टिंग मोलैरिटी, वही फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे, याद करो, M1V1 प्लस M2V2 बराबर MrV1 प्लस V2 कि दो अलग अलग सॉल्यूशन जिनका मोलैरिटी और वॉल्यूम पता हो और रिजल्टिंग सॉल्यूशन का निकालना हो, तो ऐसा फार्मूला कुछ पढ़े थे हम लोग। तो यहाँ से जब निकालोगे MR तो वह हो जाएगा M1V1 प्लस M2V2 V1 प्लस V2 ऐसा। अब M1 है 3 मोल पर लीटर, V1 आ गया 25/1000 लीटर, प्लस ये हो गया 4 मोल पर लीटर, और ये हो गया 75/1000 लीटर। V1 प्लस V2 तो 25/1000, नहीं भी इसको लीटर में चेंज करोगे फिर भी हो सकता है, तो हम लीटर में चेंज किए यहाँ यूनिट को सॉल्व करने के लिए। 75/1000 लीटर, बस अब इसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, लीटर लीटर हो जाना है ख़त्म, ये हो जाना है 25 या 75, मतलब 75/1000 प्लस यहाँ से हो जाना है इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे यदि तो 300 आ जाना है बाई 1000, चूँकि लीटर लीटर ख़त्म हो जाएगा तो बचेगा केवल क्या, मोल। नीचे क्या बचा, नीचे एलसीएम 1000 ही आएगा, दोनों को जोड़ोगे तो 100 आएगा, तो 100/1000 लीटर। अब फिर इसको सॉल्व करो तो एलसीएम तो ये दोनों का 1000, जोड़ोगे तो 375, और ये उलट जाएगा, 1000 चला जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 100, ये मोल था, ऊपर जा कर के लीटर पर लीटर हो जाना है। तो ये ख़त्म, 100 से डिवाइड करोगे तो 3.75 मोल पर लीटर। दिस इज़ द आंसर। 1000 से आप नहीं भी डिवाइड करके चलोगे आंसर सेम आने वाला है। यहाँ 1000 से डिवाइड किए हम, क्योंकि मोलैरिटी मोल पर लीटर में होता है, वॉल्यूम ml में दिया हुआ है, तो लीटर में करेंगे तो ऐसे यूनिट कटेगा और सॉल्व करना आसान होगा। सही तरीका यही है, आंसर तो भले वैसे आ जाए लेकिन सही तरीका यही है। तो अब इसके जैसा कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें 2 या 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस विद डिफरेंट मोलैरिटीज एंड डिफरेंट वॉल्यूम्स को आपस में मिला करके एक रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनाया जाए, तो उस रिजल्टिंग सॉल्यूशन के लिए जो मोलैरिटी होगा उसका यही फार्मूला हम लोग लगाने वाले हैं। एक और यदि आ जाता तो यहाँ ऐड कर देते, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 MrV1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसे करके हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थ्योरीज अच्छे से है पता, कंफर्म है, थ्योरीज तुम अच्छे से रटे हुए हो, फार्मूलाज सारे पते हैं, तो बस थोड़ा सा न्यूमेरिकल में सोचना पड़ता है फार्मूला कौन सा अप्लाई करें, और वो प्रैक्टिस पे है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहोगे तो फिर हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many grams of concentrated nitric acid solution should be used
to prepare should be used to prepare 250 ml of 2 molar HNO3। फिर इसमें डाटा दिया हुआ है कि द कंसनट्रेटेड HNO3 इज 70% बाय मास। ऑप्शंस हैं 70 ग्राम, 54 ग्राम, 45 ग्राम, 90 ग्राम। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करके डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड बना रहे हैं, 250 ml बना रहे हैं और मोलैरिटी इसका 2 मोलर है। जो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है इसका मोलैरिटी हम लोग शायद 16 लेते हैं, लेकिन यहाँ जो बनाना है वह 2 मोलर का। तो मोलैरिटी घट रहा है मतलब कंसनट्रेशन घट रहा है, इसका मतलब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड बनाना है। कितना बनाना है? 250 ml। तो उसके लिए कितना ग्राम कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ज़रूरत पड़ेगा, मतलब मास ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड निकालना है। मोलैरिटी दिया हुआ है, मतलब फार्मूला तो वही लगने वाला है मोलैरिटी का ही। कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले इस चीज़ को तो भूल जाओ, वॉल्यूम दिया हुआ है 250 ml, मोलैरिटी दिया हुआ है 2 मोल पर लीटर। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम ml में हो तो 1000 लेकर के चलते हैं। अब मोलैरिटी तो दिया हुआ है डायरेक्ट 2 मोल पर लीटर, गिवन मास नहीं पता है। मोलर मास नाइट्रिक एसिड का हम लोग जानते हैं, नहीं भी जानते हो तो निकाल लो। हाइड्रोजन का 1, इसका हो गया 14 + 16 × 3, 63 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो हो गया 63 × 1000 और वॉल्यूम दिया हुआ है 250। अब यहाँ से करोगे तो ये 4 बार में ख़त्म हो जाना है। तो यहाँ से W आ जाएगा 63 × 2/4 ग्राम में, क्योंकि यह 63 था ग्राम पर मोल में और ये हो गया लीटर में। तो इसको सॉल्व करोगे यदि तो 63 ग्राम पर मोल में ही रहेगा। ये मोल ख़त्म हो जाएगा, लीटर भी सारा ख़त्म हो जाना है। तो केवल क्या बचेगा? ग्राम। ई 2 बार में ख़त्म, तो W = आ गया 63/2 ग्राम। ठीक, लेकिन यहाँ से जो W = 63/2 ग्राम आया है, यह तो इस सॉल्यूशन में आया है ना। क्वेश्चन बोल रहा है कि कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कितना होगा। तो मास ऑफ एसिड जो है वो बोल रहा है कि 70% है, इसका मतलब 70/100, और यही बराबर होगा इसका 63/2 का जिसका आया है। चूँकि जो कंसनट्रेटेड एसिड है जिससे आप डाइल्यूट बनाने वाले हो वह 70% बाई मास है, तो जो भी मास होगा वह 70% होगा, और एक्चुअल इतना आ रहा है, मतलब दोनों आपस में इक्वल होने हैं। तो यहाँ से जब आप निकालोगे मास ऑफ एसिड तो जाएगा 63/2, इधर जा कर के हो जाएगा 100/70, ये हो जाना है 50, ये कट जाएगा 9 और ये 10, फिर ये कट गया 5 बार में, तो 9 × 5 45 ग्राम। कौन सा ऑप्शन है? सी नंबर, ये सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले तो मोलैरिटी का फॉर्मूला से मास कैलकुलेट कर लिए। उसके बाद जो मेन यहाँ समझना था कि डाटा जो दिया हुआ है लास्ट में कि कंसनट्रेटेड HNO3 इतना % बाई मास है, इसका मतलब यह जो मास आया है वह इसका 70% होगा एक्चुअल मास का। तो इसको इक्वेट कर देना है, और इक्वेट करके ही यहाँ से क्या निकाल लेना है? एसिड का जो भी मास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एसर्शन और रीजन टाइप का क्वेश्चन है। सॉलिड स्टेट में भी ऐसे क्वेश्चंस करे हैं हमने कि कुछ फैक्ट बोला जाए, बाद में उस फैक्ट का एक्सप्लेनेशन दिया जाए। तो चार बातें हो सकती हैं कि वह फैक्ट और उसके लिए जो एक्सप्लेनेशन है वह दोनों सही हो, दूसरा कि फैक्ट सही हो लेकिन उसके लिए जो एक्सप्लेनेशन है वह गलत हो, तीसरा कि फैक्ट सही हो लेकिन उस रीजन का कोई मतलब ही नहीं हो, और लास्ट में कि दोनों के दोनों गलत हो, ना तो फैक्ट सही हो ना तो उसके लिए जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है सो। तो एसर्शन the molality of the solution does not change with change of temperature। इसके लिए कारण दिया हुआ है रीजन कि द मोलैलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ मोल्स पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। और फिर चार ऑप्शन हैं कि इफ बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। नेक्स्ट है इफ बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। सी में है इफ एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। और लास्ट में है इफ बोथ एसर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। तो इसमें जो फैक्ट बोला गया है कि किसी भी सॉल्यूशन का मोलैलिटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करता है, तो फैक्ट तो सही है, टेम्परेचर के साथ सच में मोलैलिटी चेंज नहीं करता है। नीचे फिर एक और बात बोला गया है कि जो मोलैलिटी है उसको एक्सप्रेस किया जाता है मोल पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के टर्म में। तो सही तो ये भी है, नहीं दोनों बातें सही है। मोलैलिटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करता है, बिल्कुल सही। मोलैलिटी को नंबर ऑफ मोल्स पर 100 ग्राम या फिर पर केजी के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, ये भी सही है। तो इसका मतलब कि ए और बी में ही कुछ होना है, ये दोनों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बोला एसर्शन सही है जबकि रीजन फॉल्स, यहाँ दोनों फॉल्स, तो दोनों तो फॉल्स है नहीं, दोनों का दोनों सही है। तो ये दोनों में से कोई होगा कि बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू, यहाँ भी वही चीज़ है ट्रू। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि जो रीजन दिया गया है वही रीजन एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का, मतलब जो मोलैलिटी नहीं चेंज करता है। तो क्यों नहीं चेंज करेगा, उसी का ही कारण है, क्योंकि मोलैलिटी को एक्सप्रेस किया जाता है मोल पर केजी के टर्म में, और ना तो मोल चेंज करता है टेम्परेचर से, ना तो उसका मास चेंज करता है। मोल और केजी मास को बता रहा है, मोल भी एक प्रकार का मास का ही रेशियो होता है। तो ओवरऑल मास है और मास टेम्परेचर के साथ वैरी करता नहीं है। तो ये जो बात बोला गया है उसका रीजन यही है, मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कि एसर्शन और रीजन मतलब जो फैक्ट और उसका एक्सप्लेनेशन दोनों स्टेटमेंट सही हैं
और यही रीजन इसके लिए जो है वैलिड भी है, ये लिखा हुआ है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से पूछे जाते हैं काफ़ी फ्रीक्वेंटली, ऐसे कई क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, which amongst the following has the highest normality, किसका नॉर्मेलिटी सबसे अधिक है? ए नंबर में है 8 ग्राम ऑफ KOH पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट है 0.5 मोलर H2SO4, 1 नॉर्मल H3O4 एंड 6 ग्राम ऑफ NaOH पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसके लिए तो कोई ट्रिक नहीं है, इसको निकाल करके ही देखना होगा सबको, और तब पता चलेगा कि किसके लिए नॉर्मेलिटी जो है वह सबसे अधिक होगा, निकालने के बाद पता चलेगा। कैसे निकालेंगे देखो, ई तो डायरेक्ट दिया हुआ है 1 नॉर्मल, ई दिया हुआ है 0.5 मोलर। तो हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी इंटू बेसिसिटी या एसिडिटी। तो मोलरिटी 0.1 है और इसमें 2 हाइड्रोजन है तो ये 1 आ जाएगा, मतलब इसका भी नॉर्मलिटी हो गया 1। तो ये दोनों का 1 आ गया। अब बच गया ई और ई, तो ये दोनों का निकाल के देखो। अब इसके लिए निकालोगे तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है गिवन वेट बाई इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम 1000। गिवन वेट 6, इक्विवेलेंट वेट NaOH का कितना होगा, इक्विवेलेंट वेट मतलब मॉलिक्यूलर मास बाई नंबर ऑफ OH ग्रुप। तो मॉलिक्यूलर मास इसका 40, OH ग्रुप 1 है तो 40/1 मतलब 40 ही रहने वाला है। वॉल्यूम 100 ग्राम है, मास दिया हुआ, तो वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml लोगे तो यही 100 ml हो जाएगा इंटू 1000। तो ख़त्म, ये हो जाएगा 60/40, भी ख़त्म, यह आ जाएगा 1.5 नॉर्मल। और जब इसके लिए निकालोगे तो यहाँ भी वही फार्मूला लगने वाला है, नॉर्मेलिटी बराबर गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास इंटू वॉल्यूम बाई 1000। गिवन मास हुआ 8, इक्विवेलेंट मास कितना, तो मॉलिक्यूलर मास बाई 1, 39 + 16 + 1 तो इस 17 हो जाएगा, और इतना 56 आ जाना है। तो ये जाना है 56 इंटू 1000, यहाँ तो डायरेक्ट 100 दिया हुआ है, ख़त्म हो जाएगा 80/56। 80 को 56 से डिवाइड करोगे तो <= 1.5 आएगा, हाँ 1.5 से कम आएगा। तो उस हिसाब से सबसे ज़्यादा नॉर्मेलिटी किसका हो गया इसके लिए। कैसे कि समझ में आ रहा है ना, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है मोलर मास और बेस है तो नंबर ऑफ OH। तो मोलर मास 40 आएगा इसका, और OH 1 है तो 1 से डिवाइड करोगे वही रहेगा, सेम चीज़ इसका है। इक्विवेलेंट मास के लिए हम लोग पढ़े हैं पीछे चैप्टर को जब कर रहे थे उस समय। तो इसमें तो सबको निकालना पड़ गया, एक डायरेक्ट दिया हुआ था, दूसरा का हम लोग आइडिया लगा लिए, जो रिलेशन था नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच, तो ये दोनों का तो 1-1 ही आ रहा था, बाकी दोनों का कैलकुलेट करना पड़ा, और इस हिसाब से हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा नॉर्मेलिटी आ रहा था इसके लिए, तो यही इसके लिए सही आंसर हो जाएगा।
इसी तरह से जो है हम लोग और आगे के भी क्वेश्चंस डील करेंगे, लेकिन इस लेक्चर में नहीं, बड़ा हो जाएगा फिर लेक्चर आगे के लेक्चर्स के लिए। तो आज के लिए इतना ही। बाकी के क्वेश्चंस को आप बनाने का प्रयास करोगे, बन जाते हैं तो ठीक, नहीं तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस को जो है हम डील करेंगे। धन्यवाद।